और तमाम तर जो हुकूमत की तवज्जो है वो मुआशी मसाइल को हल करने पर मरकूज़ है। और इस हवाले से वो चाहे निजकारी हो जिसमें PIA और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग शामिल है, वो चाहे हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से इक़दामात हों, वो चाहे टैक्स इस्लाहात हों जिसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स जमा करने वाला इदारा है उसकी तंजीम नौ, उसकी डिजिटाइजेशन के हवाले से और टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से कि उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आया जाए जो टैक्स देने की सकत रखते हैं और जो इस मुल्क की अशराफिया है जिनमें ये कैपेसिटी है कि वो टैक्स दे सकें, और गरीब आदमी पे टैक्स का बोझ कम करने के हवाले से कि टैक्स का बोझ वो उठाए जिसमें टैक्स का बोझ उठाने की ताकत है, जो टैक्स के पैसे से मुस्तफ़ीद भी होता है, जिसकी सहूलियात भी ज़्यादा हैं। तो ये तमाम तर वो एरियाज़ हैं जिस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खसूसी फोकस है। और पिछले चंद दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी अरक्रेज़ी के साथ इस पर बड़ी तेज़ी से काम किया है। PIA की निजकारी की मीटिंग्स हों और आने वाले दिनों में वो इस मुल्क के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला अवार्ड से नवाजने जा रहे हैं कि वो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफ़ा किया, टैक्स अदा किया, वो बिजनेसमैन जिन्होंने टैक्स का हुजम बढ़ाया, वो ख़वातीन बिजनेसमैन जिन्होंने टैक्स का हुजम बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, IT के शोबे में वो लोग जिन्होंने टैक्स भी बढ़ाया, पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बढ़ाया। तो ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको एजाज़ात से नवाजने जा रही है और बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इसकी एक तकरीब रखी जा रही है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इन टैक्स अदा करने वाले उन लोगों को जिन्होंने अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए या एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया है, उनको नवाजा भी जाएगा, उनको एजाज़ात भी दिए जाएंगे। और ये पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज है कि जो टैक्स अदा करने वाले लोग हैं वो काबिल सताइश हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और जो टैक्स पे नहीं करते, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन में मुलव्वस हैं, वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। तो ये जो मुआशी इस्लाहात का सिलसिला है ये बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और इस माह रमज़ान में भी अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरे मुल्क में वज़रा की ड्यूटियाँ लगाईं। कल भी वज़रा ने यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे किए, आज भी जाम कमाल साहब भी दौरे पर गए, आज़म नज़ीर तारक साहब वज़ीर कानून ने भी दौरा किया। और ये बड़ा एक मौसर एक निज़ाम बनाया गया है कि लोगों तक खुद पहुँचा जाए और इस बात की तस्दीक की जाए कि माह रमज़ान में अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ते दामों मुहैया की जा रही हैं कि नहीं की जा रही। तो इस पर भी बड़ी तवज्जो है और इसकी भी निगरानी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए तमाम इक़दामात जो हैं उस हवाले से रोड मैप्स बन रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके असरात आपको नज़र आएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म की तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात पर मरकूज़ है। कल रिकोडिक की मीटिंग की जिसमें उसको उस माइनिंग को मौसर तरीके से करने के हवाले से, रोड एक्सेस प्रोवाइड करने के हवाले से, पोर्ट का एक्सेस प्रोवाइड करने के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को रिकोडेक के प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो सके, उस प्रोजेक्ट की तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की, तमाम सहूलियात देने की, हुकूमत की मुकम्मल ताउन की उन्होंने यकीन दहानी कराई। और उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेके उन्होंने ये मीटिंग की कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा, मईशत में बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो पहले महीने के अंदर ही तमाम तर वो इक़दाम किए जा रहे हैं जो ज़रूरी थे और इस एजेंडे को तेज़ी से आगे लेकर बढ़ेंगे। एक हमारा एम ये भी है कि मुल्क में दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया जाए और इस हवाले से भी आपने देखा
कि वज़ीर आज़म ने तमाम इजलासों में भी इस पर बात की और पूरी तवज्जो इस पर भी मरकूज़ है कि इंशाअल्लाह ताला पहले भी अमन कायम किया था, अब भी अमन कायम होगा और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुकम्मल तौर पे जो है वो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आर्म्ड फोर्सेस पर, पुलिस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद है। और आपके इल्म में है कि जिस तरीके से इस पर काम हो रहा है वो भी काबिल सताइश है और शुहदा को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जान के नजराने पेश किए। और एक हमला पिछले दिनों गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे किया गया और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई BLA की तरफ से, और एक करीम जान नामी टेररिस्ट उस गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्वस था, वो हलाक हुआ। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जब वो डेड बॉडी वर्सा के हवाले की गई और वर्सा ने दरख्वास्त दी कि डेड बॉडी हमारे हवाले की जाए, तो 2022 अगस्त से उसको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया जा रहा था। इंतहाई तशवीशनाक बात है कि BLA का एक टेररिस्ट जिसको गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में वो हलाक हुआ, उस हमले में मुलव्वस था, BLA के लिए वो काम कर रहा था, वो एक कैंपेन पिछले 2 साल से चलाई जा रही थी कि ये मिसिंग पर्सनस हैं। मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में करीम जान नामी ये दहशतगर्द, उसका नाम शामिल है। तो ये इंतहाई हसास मामलात हैं जिनको देखना होगा कि क्या जो ऐसी फहरिस्तें हैं उसके अंदर कितने लोग हैं जो ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत पे हमला होता है, पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर हमले होते हैं। और जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे हमला किया गया वो तो एक मईशत पे हमला करने के मुतरादिफ है कि आप गवादर हमारा पोर्ट है, हमारा तजारत का एक मरकज़ है, हमारे CPEC का हिस्सा है। तो ये मैं चाहता था कि इस पे भी बात हो कि ये जिस तरीके से 2022 से इस दहशतगर्द को लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया था और एक एजिटेशन की जा रही थी और आवाज़ उठाई जा रही थी कि ये मिसिंग पर्सन में शामिल है, हकीकत ये निकली कि वो गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्वस हुआ और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में मारा गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी के अटैक में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की अमन सलामती के लिए जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं वो इंशाल्लाह रायगानी जाएंगी और इसमें अमन कायम करने के लिए इंशाल्लाह ताला हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। थोड़ी सियासत की थोड़ी सी बात ये कर लें कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि ये गलत कह रहा है, कोई कहता है कि वो गलत कह रहा है। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। आप भी ये आपस के इख्तलाफात जो आपके चल रहे हैं और जो ग्रुप बंदी चल रही है और आपकी जमात टूट फूट का शिकार है, ना इत्तफाकी है, आपस में बदस्तों गिरेबां हैं। कोई कहता है कि जी रीमा खान साहिबा को रोल ना दिया जाए, कोई कहता है जी फलां को रोल दे दें। तो ये आप भी इस इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मिसाक मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क में मुस्बत सियासत करें। और आप कभी वो IMF को लेटर निकल आता है आपका, कभी आप अब यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि इलेक्शन की तहकीकात की जाए और उसकी रिपोर्ट शेयर की जाए। भाई आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाएं, आप लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं बाहर। पहले आप कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत और ग़ुलामी नामंजूर। तो अब आप वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके, तो डोनाल्ड डू ने जो कहा कि सर्टिफाइड झूठा करार दिया उसने आपको,
और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो आप क्या चाहते हैं? अब वहाँ पे बयानात कभी आप किसी से दिलवा देते हैं, और आपको तो चाहिए ना मुल्क के अंदर सियासत करें, तो आप ये कभी अमेरिका में लॉबी करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को कहते हैं, कभी जीएसपी प्लस के हवाले से, कभी आईएमएफ के हवाले से, कभी बाहर मुजाहरे करते हैं। तो कौमी धारे में आए, यहाँ पे सियासत करें। आपने तो हम कोई गुलाम है का नारा लगाया था, तो आप वहाँ से क्या मदद तलब कर रहे हैं? और आप यहाँ पे मईशत के हवाले से कोई तजावीज़ हैं वो दें, आम आदमी के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें। आप इलेक्ट होके आए हैं, एक सूबे की हुकूमत आपके पास है, तो आप अभी भी आपस की लड़ाइयाँ, और कभी इसको ख़त लिख, कभी उसको कह, सोशल मीडिया पे आप यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि जी आप कोई रिपोर्ट हमें दें इलेक्शन के ऊपर। तो आप पाकिस्तानी शहरी, आप पाकिस्तान में बात करें, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आप ईसीपी में जाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक कौमी धारे में भी हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करने की ज़रूरत है। इनके आपस के इख्तलाफात बहुत होंगे और पार्टी बड़ी टूट फूट का इनका शिकार है, मगर इनको चाहिए कि मुस्बत किरदार अदा करें और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की तरह नेशन बिल्डिंग में और मुल्क की मईशत को संवारने में अपना किरदार अदा करें। और सोशल मीडिया पे भी जो कैंपेन्स चलती हैं फेक न्यूज़ के हवाले से, देखिए इसको भी अब बस कर दें। हमने मईशत को ठीक करना है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का खात्मा करना है, और यही इंशाअल्लाह ताला हमारा एम है कि अगले बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल का तदारक जो है वो किया जाए। बहुत शुक्रिया। यासर मलिक दुनिया न्यूज़। ये बताइएगा कि आज चीमा साहब के बच्चों की एचएसएन कॉलेज में जो फीस माफी वाला मामला है गवर्नर की जानिब से रखा गया, उस पर प्रिंसिपल जो है एचएसएन कॉलेज की, उन्होंने इस्तीफा भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में नहीं रहती, मैं बाहर चली जाऊंगी। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? और एक और इसके साथ सवाल है, गुज़िश्ता रोज आपको बताया था सहाफ़ी इसरार राजपूत वाला मामला जो है, उस पर आपने किससे बात की और क्या कोई उसमें पेशरफ्त हो रही है? सर अभी तक उसको पेश नहीं किया गया अदालत में। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक आहत खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फ़ीस तो नहीं अदा की जाती। और वो एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, कानून के मुताबिक दी, रूल्स के मुताबिक दी कि मेरे बच्चे अब वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की अदा की जाए? और देखें, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए मुल्क के अंदर, जो पीफ स्कॉलरशिप्स लेके आए, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए, लैपटॉप्स का जो है वो इजरा किया। तो ये इसको गलत रंग दिया जा रहा है। अगर आप उस रिपोर्ट को उसका बगौर जायज़ा लें और उसको तफसील से पढ़ें, तो ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा जी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं मगर मुझे फ़ीस माफ़ी दी जाए। बच्चे उनके इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जो 3 साल अब वहाँ नहीं पढ़ रहे, उस दौरान फ़ीस अदा करने का कोई जवाज़ नहीं है कि जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फ़ीस किस बात की देनी। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका राइट है कि वो कानून के मुताबिक, उनकी अहलिया ने एक दरख्वास्त दी जिस पे कानून के मुताबिक एक फ़ैसला किया, गवर्नर साहब ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसका फ़ैसला किया। तो अगर वहाँ पे एक सहूलत ली नहीं जा रही, एक सर्विस ली नहीं जा रही, तो फिर उसकी पेमेंट ना करने के हवाले से उनकी दरख्वास्त थी जिस पे गवर्नर साहब ने फ़ैसला किया। मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला पढ़ा जा सकता है। और अब जहाँ तक आपने वो रावलपिंडी की एक साफ़ी का जिक्र किया, उस पर इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत से हम रब्ता कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको कहेंगे कि इस पे जो कानून के मुताबिक आगे मामला चल सकता है चलाया जाए। और वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू था जो मेरी नज़र से गुजरा, जिसके अंदर एक इमाम बारगाह के हवाले से एक बात की गई थी। तो देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि फ़िरका वारियत को रोकना, हमांगी पैदा करना आपस में। तो खुदा ना खास्ता ये मामला बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था, मगर इस पर इंशाल्लाह ताला को इसका खुश असलूबी के साथ कोशिश करेंगे इसका हल निकले। तारड़ साहब, एक सवाल ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब वो गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले तो उन्होंने जर्नलिस्टों के लिए और मीडिया वर्कर के लिए 1 अरब रुपए का ऐलान किया था हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, जिस पर पूरा काम भी हो चुका है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भी इस पर काम मुकम्मल कर लिया। तो वो रकम रोक ली गई थी, तो वो रकम कब तक रिलीज की जाएगी और जिससे जो मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट है वो मुस्तफीद हो सकेंगे? और दूसरा एक छोटा सा सवाल था कि ये जो हमारा सी पैक है, सी पैक पर काम जारी है या कुछ उस पर कोई सुस्त रवि का शिकार है, या उसे रखा जाएगा जारी, या कोई IMF की शुनीद ये भी थी कि उन्होंने कोई शरायत में ये रखा है कि हमारी रकम जो हम कर दें तो उसे वहाँ ना लगाया जाए? बहुत शुक्रिया जी। जो हेल्थ इंश्योरेंस का
बाकायदा एक प्रोग्राम बजट में लाया गया था, उसके अब मैंने आज सुबह ही और उसके प्रीमियम के हवाले से जो इश्यूज़ हैं मैंने उसकी हिदायत जारी की हैं कि जल्द से जल्द उसको हल किया जाए और ये प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। और अगले बजट में भी, क्योंकि अब जून में अगला बजट पेश किया जाना है, तो अगले बजट में भी उसके लिए रकम रखने के लिए मैंने हिदायत जारी कर दी हैं। और देखिए, सहाफ़ियों के हवाले से, रिपोर्टर्स के हवाले से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी फ़लाह व बहबूद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का उनकी ज़िम्मेदारी है। और ये वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा इस पे बड़ी शफ़क़त, बड़ी मेहरबानी की है। तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वो चलेगा। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 माह में उसको फ़ाल कर दिया जाए और अगले बजट में भी उसकी रकम रखी जाए ताकि ये प्रोग्राम जारी रहे, इसको रुकने नहीं देंगे। और CPEC के हवाले से देखिए, मैं समझता हूँ कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहला जो इंटरव्यू किसी गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को दिया वो शिन्वा न्यूज़ को दिया, और उनकी जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, और चीनी सफ़ीर से उनकी बड़ी कॉर्डियल मुलाकात हुई और जो मुबारकबाद के मैसेजेस वज़ीर आज़म मुंतखब होते ही चीन से आए, मैं समझता हूँ कि उनमें बड़ी अपनाइत थी। और पाक चीन दोस्ती जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। और हमारा CPEC पे मुकम्मल तौर पे फोकस है और CPEC को तेज़ी से आगे लेकर जाएंगे। आपने बताया कि हुकूमत का फोकस है दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, और जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तारिकीन वतन बसते हैं उनका भी इसमें किरदार माजी में भी रहा है और इंटेलिजेंस इदारे भी रिपोर्ट देते रहे हैं। निज़ाम हुकूमत में जो गैर कानूनी तारिकीन वतन थे उनको पाकिस्तान बदल किया गया था। कोई दूसरा मरहला इसके हवाले से है कि लाखों लोग यहाँ पाकिस्तान में बसते हैं, उसकी मैशत पे बर्डन है, दहशतगर्दी है, और उसके अलावा बाकी जो मेन शहर हैं वहाँ अमन अमान का इशू बनता है। तो इस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, इस पर बड़ी तफसीली बात हुई है और वज़ीर दाखिला ने भी इस पर अल्टीमेटम भी दिया है, इस पर बयान भी जारी किया है, और मोहसिन नकवी साहब इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो मईशत पे भी बोझ हैं, और इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये कड़ी निगरानी की भी ज़रूरत है कि कौन किस एक्टिविटी में मुलव्वस है। तो मैं समझता हूँ इसमें बड़ी संजीदगी है और इस पर वज़ीर दाखिला का मुकम्मल तौर पर फोकस है। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ये बेहतर समझते थे कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप वज़ीर ख़जाना के पास होनी चाहिए, और बहुत कोई अहम मामला हो वो वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि वो उनका स्केड्यूल भी इतना टाइट होता है कि उन्होंने इतने सारे मामलात को देखना होता है, तो वो मुआशी इस्लाहात के हवाले से मीटिंग भी चेयर कर रहे हैं, मगर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के मामलात भी काबीना में लाए जाते हैं जिसको हेड PM साहब करते हैं। तो उन्होंने ये बेहतर समझा और मुनासिब समझा कि उनको नहीं हेड करनी चाहिए, ये हेड करनी चाहिए वज़ीर ख़जाना को। तो मैं समझता हूँ एक बेहतर फैसला हो। पहले महंगाई का बहुत इशू है और अब गैस और बिजली और पेट्रोल की अजाफे पर भी कोई बात चल रही है, और आज ये खबर थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई बरहमी का भी ऐलान किया। तो क्या आप समझते हैं कि इस दौर में, इस महंगाई के इस दौर में कोई फैसला वापस लेना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का विज़न है कि गरीब आदमी पे कम से कम बोझ डाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रियायत गरीब आदमी को दी जाए, और इस मुल्क की अशराफिया जो है, जो टैक्स का बोझ, महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने की सकत रखती है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो जो भी इक़दाम किए जाएंगे, जो भी रिलीफ दिया जाएगा, वो इंशाअल्लाह ताला गरीब आवाम को दिया जाएगा, पिसे हुए तबकात को दिया जाएगा। और उस हवाले से जब भी मईशत के हवाले से कोई इजलास बुलाया जाता है तो इस पर लाजमी जो है वो हिदायत भी जारी की जाती है, इस पर बात भी होती है। साहब, आपने इनिशिएटिव की बात की और 12 अरब की अगर से आप यूटिलिटी स्टोर से दे भी रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम जो है वो आप समझते हैं कि जो BISP के रजिस्टर है, लेकिन करंट सिचुएशन में तो जो मुतवसत तबका है वो भी पिसा हुआ है और वो भी उनके करीब है, बेचारे रजिस्टर नहीं करा सकते। तो क्या ऐसे मुतवसत तबके के लिए भी कोई हुकूमत जो है इनिशिएटिव लेगी? दूसरा, तो IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा था, अभी तक IMF ने उसकी तफसीलात जारी नहीं की है, जो कि मोस्टली फौरी हो जाती हैं, क्योंकि इससे बड़ा जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में महंगाई का भी मामला और बाकी स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी। तो क्या वजह, क्यों रुका हुआ है? देखिए, मैं ये समझता हूँ इस पर वज़ीर ख़जाना की एक डिटेल प्रेस ब्रीफिंग का कल एहतमाम किया जा रहा है, और PID में हम कोशिश करेंगे कि एक उनका प्रेस के साथ इंटरेक्शन भी हो और वो तफसील से IMF के मामलात पे भी रोशनी डालें। और देखिए, वज़ीर ख़जाना ने अभी ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया और तमाम तर फोकस ये है कि रुपये को मुस्तहकम किया जाए। रुपया मुस्तहकम होता नज़र आ रहा है,
मईशत मज़ीद मुस्तहकम होते नज़र आ रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो फोकस था कि डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अग्रीमेंट हो गया, डिफ़ॉल्ट से मुल्क बच गया। अब पैंडा बॉन्ड्स की बात की गई है, वो चाइना में फ़्लोट किए जाएंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो पैंडा बॉन्ड्स जो फ़्लोट किए जाएंगे, उससे मदद मिलेगी, उससे महंगाई कम होगी और बाकी भी जो मुआशी इस्लाहात के हवाले से बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ इससे ना सिर्फ जो एक पिसा हुआ तबका है, गरीब आवाम है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास भी मुस्तफ़ीद होगी और हर गुजरते दिन के साथ इंशाल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। जी देखिए, BISP का एक मेकनिज़म है जिसके तहत PMT स्कोर 60 के तहत जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें मुहैया की जाती हैं, मगर उसके अलावा भी MD यूटिलिटी स्टोर्स को ये हिदायत की गई है कि आम आवाम के लिए भी वहाँ पे 15 से 20% की रियायत की जाए। बहुत सारी अशिया के ऊपर 15 से 20% की रियायती कीमत जो है वो तय की गई है। और बाकी PMT 60 स्कोर जो बिस्प का प्रोग्राम है, इस पे 3 करोड़ 96 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक आपकी आबादी का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के हवाले से भी मुकम्मल निगरानी भी इसकी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम चलता रहेगा। सर ये अच्छा काम है कि मिनिस्टर्स दौरा कर रही है यूटिलिटी स्टोर्स का, लेकिन महंगाई यूटिलिटी स्टोर्स से बाहर है आम आदमी के लिए, और उसका फैक्टर जो है पेट्रोल, बिजली और गैस की प्राइसेस हैं, जिसमें इजाफे का एक मरतबा फिर IMF से वादा किया गया। तो आप कैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि अब महंगाई कम हो? देखिए, मैं तो माह रमज़ान के हवाले से जो एक पैकेज दिया गया है सब्सिडी का, और वो उसका हजम 12 अरब रुपया है। अब 12 अरब रुपया जो सब्सिडी की मद में गया है रमज़ान के हवाले से, उस पैकेज की निगरानी के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो मजमूई सूरत हाल है महंगाई की, देखिए महंगाई तब कम होती है जब रुपया मुस्तहकम होता है, जब ज़र मुबादला बढ़ता है, जब तिजारत बढ़ती है। तो मुआशी इस्लाहात जो किए जा रहे हैं कि हुकूमती अखराजात को कम किया जाए, टैक्स के जो महसूलात हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि उससे महंगाई में कमी आए, ज़र मुबादला बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। तो तमाम तर इवन PIA की निजकारी, अब देखें ना PIA का जो खसारा है, हर साल कई सौ अरब रुपए मईशत को उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको और मुझे करना पड़ता है। तो मैंने जो शुरू में बात की वो ये की कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की निजकारी, हुकूमती अखराजात को कम करना और टैक्स इस्लाहात लेके आना। और टैक्स इस्लाहात के हवाले से बहुत जल्द एक खुशखबरी भी आएगी, और FBR के हवाले से जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है वज़ीर-ए-आज़म उसका खुद ऐलान करेंगे। तो ये तमाम तर वो स्टेप्स हैं, क्योंकि देखें ये कई स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टैक्स पेयर्स को, एक्सपोर्टर्स को जो अवार्ड देने का सिलसिला है वो भी शुरू किया जा रहा है। एक हौसला अफजाई है कि जो लोग टैक्स अदा करते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट्स में इजाफा करते हैं, जो मईशत में एक मुस्बत और एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको एक्नॉलेजमेंट दे के हौसला अफजाई करके ये तलकीन कर रहे हैं कि मजीद काम करें और मजीद मईशत में कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इंशाल्लाह ताला हालात जल्द बेहतर होंगे। जी शिराजी साहब, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। आज ना 9 मई का तज़किरा है, ना तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की कोई बात है, बल्कि आप तो कह रहे हैं कि मिसाके मईशत में हमारे साथ चले। हम 16 माह PDM की हुकूमत में आपको सुनते रहे, तो अब क्या तब्दीली आई है एकदम? क्या बैकडोर कोई रास्ते हुए हैं? आप तो मिसाके जमहूरियत और मईशत दोनों के लिए आप उन्हें बुला रहे हैं, तो असल कहानी दरमियान क्या? नहीं देखिए, मैं तो देखें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और ये कौमी फरीज़ा है कि जहाँ पे वो गलत हैं वहाँ पे उसकी निशानदेही करना। मैंने IMF के लेटर की बात की, मैंने GSP+ की बात की, मैंने यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात की, आपस के इख्तलाफात की बात की। मगर देखिए, ये मुल्क हम सबका है, हमें इस मुल्क को संवारना है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क पहले है, सियासत और सियासी जमातें बाद में हैं। 9 मई का आज भी केस लगा हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर जो मुलजमान के वकला थे उन्होंने इतराज़ किया कि वजारत दफ़ा ने और वजारत दाखिला ने अपने वकील क्यों इसमें इंगेज किए हैं, सरकारी वकील क्यों नहीं किए। उसका भी जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ रेड लाइन्स हैं, शुहदा की तौहीन है, 9 मई के वाक़यात हैं, जो मुल्क से बाहर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मगर इस मुल्क को संवारना है तो मैं समझता हूँ कि सबको इसमें अपना अपना किरदार अदा करना है और कौमी धारे में आके करना है। ये जो बाहर जाके लॉबिंग फर्म्स हायर करके, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लॉबिंग फर्म्स हायर करने का पैसा कहाँ से इनके पास आता है। यानी उस पर
लाखों डॉलर खर्च होते हैं ना, लॉबिंग फर्म कोई खुदा वास्ते मुफ्त तो नहीं आती हैं, तो वो काम जारी है। रोज़ कोई ना कोई अमेरिका से एक बयान जारी करवा देते हैं, वहाँ के कोई किसी उहदे पे कोई विराजमान कोई शख्स आता है, वो कहता है जी इमरान खान के हवाले से या ये बात है और वो बात है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सियासत से हमने उन्हें गुरेज करने की एक तलकीन की है, गुजारिश की है, और मुल्क में रह के मुल्क की खिदमत करने की गुजारिश की है। ये जो मामला चल रहे हैं बहुत शुक्रिया जी। ऐसा आपने करीम जान का बात की है, बड़ा हसास मामला है। तो ये मामला अदालतों में भी चल रहा है, यहाँ पे धरने भी हुए हैं इस मामले के ऊपर और मुख्तलिफ हुकूमतों में हुआ है। ये बताइएगा कि इस मामले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए क्या हुकूमत को इक़दाम कर रही है। दूसरा, आप महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई में दो चीज़ें हैं, एक तो जो अशिया खुरनोश है उसकी बात है, तो वो सूबे जो 18वीं तरमीम के बाद जो कीमतें तयन करना है सूबों ने करना है, सूबों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन हो रही है। और अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन 50 रुपये फी लीटर पेट्रोल पे इजाफे की जो है वो सोशल मीडिया पे एक ऐसी कैंपेन है कि मैं आज शहर से बाहर से आ रहा हूँ और आपके सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, और ये बताया जा रहा है कि 50 रुपये पेट्रोल में इजाफा हो रहा है और लोगों में एक बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो आ रही है। इसके ऊपर क्या इक़दाम उठाएंगे? देखिए, मैं पहले तो बात ये है कि करीम जान वाले मामले पे वजारत कानून ने खासा तफसील से काम किया है, और वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काकड़ साहब भी पेश हुए थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी पेश हुए थे। वो सास मामला, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने ले आएंगे। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और ये करीम जान वाला तो एक मुंह बोलता सबूत आपके सामने आ गया। मैं समझता हूँ कि इस मामले को मज़ीद देखने की ज़रूरत है और वजारत कानून इस पर काम कर रही है। सोशल मीडिया पे देखिए, जिसका दिल करता है सुबह उठ के, वो उसकी कोशिश होती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कैसे क्रैश किया जाए, पाकिस्तान में सरमायाकारी को कैसे रोका जाए, सिस्टम को डीस्टेबलाइज और गैर मुस्तहकम कैसे किया जाए। तो ये कोई, हम अपने ऊपर कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं कर सकते कि जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का एक सिस्टम ले आएँ। कि देखिए, आप भी जब ज़राए से ख़बर देते हैं, आपके ज़राए मुस्तनद होते हैं, आप उसकी तस्दीक करते हैं, मगर जो शख्स फ़ोन उठा के, स्मार्टफोन उठा के सुबह टिकटॉक बनाता है और कहता है कि आज ये तबाही होने वाली है और आज मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूँ, उसकी तस्दीक कोई नहीं है। तो क्या ये मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है कि आपका जो दिल करे, जिसके बारे में जो दिल करे, ख़वातीन की तज़हीक तौहीन के मामलात हैं, कंटेंट का चेक ही कोई नहीं है, नई नस्ल क्या देख रही है किसी को नहीं पता, और बिल्कुल गुमराही की तरफ मामला जा रहा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक कोड ऑफ कंडक्ट सियासी जमातों को, सहाफ़ियों को, सहाफ़ती इदारों को करना होगा और एक चार्टर करना होगा जिसको हम अपने ऊपर लागू करें, वरना अगर बहुत देर हो गई तो ये मामला हाथ से निकल जाएगा और फेक न्यूज़ फैलाई जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि उसका असर पूरे मुल्क पे आता है और बाद में उसको ओन कोई नहीं करता। तो इस हवाले से भी इक़दामात की ज़रूरत है। बेहतर है कि ये इक़दामात हुकूमत ना करे, ये हुकूमत करेगी तो फिर उसकी बड़ी सख्त सज़ाएँ जो हैं वो कानून के अंदर होती हैं। तो ये बेहतर है कि कोड ऑफ कंडक्ट हम खुद एक बना के अपने आप पे लागू कर लें ताकि ये मामलात खुश असलूबी से चल सकें। बहुत शुक्रिया।